हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताने चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए बच्चों, इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इस वीडियो को लाभ मिले। ठीक है बच्चों? चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों बच्चों हमारा त्रिकोणमिति चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। तो त्रिकोणमिति का कल हमने पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्नावली 8 के जितने भी चैप्टर थे, प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, कल हमारे सब कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा कौन सा चैप्टर चलेगा बच्चों? आज हमारा 9वां चैप्टर चलेगा। तो 9वें चैप्टर में क्या है बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों? तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो हमारा 9वां चैप्टर है। ठीक है बच्चों? चलो यहाँ पर आप डाल लीजिए चैप्टर 9.1 कर लीजिए या तो 9 कर लीजिए। ठीक है ना? 8 चैप्टर 8 आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों? आज आप क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 9, प्रश्नावली 9, 9.1। चलो इस पे आप क्या पढ़ोगे बच्चों? हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका आप हिंदी में लिख लीजिए त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों? बच्चे हमारा चैप्टर है आज का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों? आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग बच्चों। चलो तो इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखो, देखिए हमने आपको पहले, हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, पहले उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाते हैं। डिटेल में चीजें क्लियर होनी चाहिए। रटने वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं है। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं पढ़ते। हमारा उद्देश्य होता है कि चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटने वाली चीज आज है लेकिन 10 दिन बाद आपको क्या हो जाएगी? भूल जाएगी। ठीक है? इसलिए पहले चीजों को समझेंगे। तो स्टार्टिंग में हम एक दिन बच्चों का टाइम लेते हैं, थोड़ा स्पीड स्लो रखिए। एक बार चीजें आपको अगर क्लियर हो गई ना, फिर आप अपने आप में स्पीड पकड़ लेंगे। आप हमारे जितने भी चैप्टर देख लीजिए, हमने अब तक जितने भी क्लासेस ले रखी, सब पूरा कॉन्सेप्ट बेस रहता है। ठीक है बच्चों? चलो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बच्चों। पहले तो हम ये समझेंगे कि अनुप्रयोग क्या होता है, एक एक शब्दों को पहचानेंगे। एक मिनट, ब्लैक मार्कर मेरा कहाँ है बच्चों? तो पहले हम ये समझेंगे कि अनुप्रयोग क्या होता है। ठीक है ना? इसके बाद हम चलेंगे कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है। पहले तो बच्चों हम ये समझेंगे कि अनुप्रयोग क्या होता है। देखो बच्चों, अनुप्रयोग का मतलब होता है बच्चों इस्तेमाल। क्या होता है? इस्तेमाल। ठीक है? अनुप्रयोग का मतलब होता है इस्तेमाल। अब इस्तेमाल तो आप कोई चीज ही करोगे। इस्तेमाल शब्द अगर आ गया तो इस्तेमाल तो आप कोई चीज करोगे ना। अब कौन सी चीज यूज करोगे? आप जिस फील्ड में हो, आप उस फील्ड की चीजों का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना? तो अगर अनुप्रयोग को आप सरल शब्दों में बोलो तो अनुप्रयोग का मतलब होता है बच्चों इस्तेमाल। क्या होता है? इस्तेमाल। ठीक है ना? इस्तेमाल आप किसी चीज का करोगे, आप जिस फील्ड में है उस चीज का आप इस्तेमाल करोगे। अगर आप और सरल शब्दों में इनको क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहें बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि अपने दैनिक जीवन में, हमने क्या बोला, अपने दैनिक जीवन में जो भी है, देखो इस्तेमाल आप किसका करोगे? या तो आप अपने ज्ञान का करोगे, जो आपने सीखा है, या आपने जो भी चीज पढ़ी है, आप उन्हीं चीज का तो इस्तेमाल करोगे ना। तो इस एप्लीकेशन का मतलब ये होता है अनुप्रयोग का, कि आपने अपने दैनिक जीवन में जो भी सीखा है, अब जैसे गणित का आपने सूत्र सीखा है, या फिर विज्ञान का सिद्धांत या कोई नियम सीखा है, या रासायनिक समीकरण कुछ सीख रखा है आपने, मतलब जो या फिर आपने जो भी ज्ञान अर्जित कर रखा है, आपके द्वारा सीखा गया ज्ञान, आपके द्वारा सीखी गई विज्ञान का कोई सिद्धांत, आपके द्वारा सीखा गया मैथ का कोई फार्मूला, आप अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से जो इस्तेमाल करते हैं ना,
हमने क्या बोला, व्यवहारिक रूप से जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग, ठीक है ना। अनुप्रयोग का मतलब जो भी आपके अंदर नॉलेज है, जो भी आपके अंदर ज्ञान है, जो भी आपने सिद्धांत या फिर आपने मैथमेटिकल फार्मूला या जो भी चीज़ आपने सीख रखी है, उन चीज़ को जब आप लागू करते हो या जैसा आपने जो ज्ञान सीखा है, तो उन ज्ञान को जब आप लागू करते हो और उस चीज़ को जो आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो कि जो चीज़ हमने सीख रखा है उसको इस्तेमाल करके देखें। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है आपको, व्यवहारिक इस्तेमाल। वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। यानी मतलब ये नहीं कि आपने जो चीज़ अगर सीखा है, अपने ज्ञान का अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके सीखने का ना सीखने का कोई मतलब ही नहीं। कहने का मतलब चीज़ों का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन व्यवहारिक इस्तेमाल करना है। क्या करना है, व्यवहारिक इस्तेमाल करना है। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण नियम अगर आपने सीखा, साइंस में क्या सीखा, गुरुत्वाकर्षण नियम, तो गुरुत्वाकर्षण नियम आपने सीखा, एप्लीकेशन मतलब तरह तरह हर एक फील्ड में अपना अलग अलग एप्लीकेशन होता है। अभी आपको डिटेल में समझेंगे। आपने एप्लीकेशन सीखा, अब एप्लीकेशन क्या सीखा, गुरुत्वाकर्षण का रूल सीखा। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने जो सीखा, जब आप रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट लॉन्च में उस नियम का पालन होता है, उस नियम का क्या, उस नियम को इन्फोर्समेंट किया जाता, इम्प्लीमेंट किया जाता, उस नियम को लागू किया जाता। ठीक है बच्चों। तो रॉकेट लॉन्च में आपने क्या सीखा, विज्ञान का ग्रेविटेशनल लॉ सीखा ना। तो जो ग्रेविटेशनल लॉ को आपने उस पर लगाया है, आपका क्या होगा, एप्लीकेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। आप कोई भी ज्ञान जो आपके अंदर है, आप उस ज्ञान को कहीं इस्तेमाल कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे, एप्लीकेशन बोलोगे। आपने कोई सिद्धांत सीखा है विज्ञान का, आपने उसको कहीं इस्तेमाल कर दिया, एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। अब ये यहीं तक सीमित नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी एप्लीकेशन का यूज होता है। टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन का यूज होता है ना। देखो, एप्लीकेशन आप फोन के माध्यम से समझिए। एप्लीकेशन का शॉर्टकट नाम आजकल तो टेक्नोलॉजी में क्या इस्तेमाल हो रहा है, इनका शॉर्टकट नेम इस्तेमाल हो रहा है, एप्लीकेशन। बच्चों ध्यान देना, फोन में शॉर्ट का इनका शॉर्ट फॉर्म क्या यूज हो रहा है, पता है इनका शॉर्ट फॉर्म क्या यूज हो रहा है। आप फोन में आपने फोन में देखा होगा, ऐप लिखा आता है। ये ऐप है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। आज का टेक्नोलॉजी में ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब, जैसे चीज दुनिया बदल रही है, चीजें अपडेट हो रही, नए नए जमाने मतलब नए जमाने आ रहे हैं, हर चीजें नए तरीके तौर तरीके से क्या हो रही है, अपडेट हो रही, मॉडर्न युग आ रहा है। तो कहने का मतलब, अब एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ऐप। क्या बोलते हैं, ऐप। और ये आप ये ऐपों को कितनी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि एप्लीकेशन, ये ऐप होता क्या है। आप फ़ोन यूज करते हो, फ़ोन में आपको तरह तरह के ऐप मिलते हैं। अब आप उन ऐपों को क्या करते हो, इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो फोन ऐप क्या है, कोई सॉफ्टवेयर होता है या कोई ऐप होता है। एप्लीकेशन क्या होते हैं, जो आपको कई चीज़ों से रूबरू कराती है, आपको चीज़ों का ज्ञान दिलवाती है। अब आप फ़ोन पे जो ऐप इस्तेमाल करते हो, जैसे आप फोटो एडिटिंग का ऐप, फेसबुक, व्हाट्सअप ऐप, ये सब जो इस्तेमाल आप कर रहे हो, जैसे आपने व्हाट्सअप ऐप इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल आप क्या करते हैं, चैट करने के लिए, अपने क्लोज फ्रेंडों से बातचीत करने के लिए, लोगों से क्या अपना अपने आप को क्या जोड़ने के लिए आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं। आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया ऐपों का यूज करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो कहने का मतलब ये ऐप है, इनका शॉर्ट फॉर्म का एप्लीकेशन को क्या वहाँ पर नाम दे दिया गया, ऐप दे दिया गया। तो इन्हीं ऐप को ही एप्लीकेशन ही बोलते हैं, लेकिन आज के हिसाब से इनको क्या बोल दिया गया, ऐप बोल दिया गया। तो फोन में जो ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऐप का मतलब एप्लीकेशन, मतलब किसी चीज का इस्तेमाल करना। तो आप जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, आपके द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान, आपके द्वारा सीखा हुआ विज्ञान का सिद्धांत, तो आप इस्तेमाल अगर कोई भी चीज करोगे तो किसी न किसी फील्ड में करोगे ना। तो जिस चीज की आपको नॉलेज है, आप उसी चीज पे क्या करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे, मतलब उसी चीज में आप उसका इस्तेमाल करोगे। फोनों द्वारा सीखा प्राप्त किया हुआ ऐप आप अपने दैनिक जीवन में चीजों, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अब ये तो हो गया एप्लीकेशन। आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों। एक चीज और बच्चों, हमने क्या बोला बच्चों कि त्रिकोणमिति, हम पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमिति एप्लीकेशन, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है इस्तेमाल करना। आई होप हमने एप्लीकेशन आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब आपको हमने बताया कि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग क्या होता है। तो बच्चों त्रिकोणमिति सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है,
कि हम त्रिकोणमिति का सूत्र या त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं किताबों तक सीमित नहीं है। सिर्फ किताबों में हम उनका इस्तेमाल नहीं करते कि किताबों तक सीमित हो गया, हमने टेन कॉट थीटा पढ़ लिया, क्लियर हो गया। त्रिकोणमिति किताब की दुनिया से बाहर भी क्या है, परे है। मतलब किताब की दुनिया से बाहर भी इनका इस्तेमाल कर दे त्रिकोणमिति का। देखिए कैसे, ये तो त्रिकोणमिति एप्लीकेशन है ना। अब एप्लीकेशन में सीखा, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, त्रिकोणमिति एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो होगा लेकिन फील्ड कौन सी है, ट्राइग्नोमेट्री। तो इस फील्ड में हमें कैसा एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, ट्राइग्नोमेट्री एप्लीकेशन। विज्ञान में आप विज्ञान का एप्लीकेशन, फोन पे आप जो ऐप यूज करते हो फोन वाला सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है। ट्राइग्नोमेट्री में आप ट्राइग्नोमेट्री एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। वो कैसे, देखिए हमने आपको क्या बोला कि किताबों सिर्फ देखो, ट्राइग्नोमेट्री हमारे फार्मूलाज जो भी होते हैं वो किताबों तक सीमित नहीं है, वो हमारे दैनिक जीवन में, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आप देखिए बच्चों, ये जो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग है ना, इसका इस्तेमाल हम बिल्डिंग बनाने में करते हैं। बड़ी सी बड़ी, देखिए भौतिक, हमने क्या बोला, मतलब भौतिकी रूप से जिन चीजों का मापन संभव नहीं होता है, भौतिक राशि के द्वारा जिन चीजों का मापन संभव नहीं होता है उन, तो उन चीजों को मापन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग की हम हाइट नापते हैं ना, कितनी ऊंची बिल्डिंग है और कितनी दूरी पे, ये किसी चीज की दूरी नापते, कितनी दूरी पे हम खड़े, किसी पहाड़ की जो ऊंचाई नापी जाती है, उन सब के लिए हम त्रिकोणमिति एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का निर्माण करते हैं, ओवर ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। अब सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी को जो हमें ढाल देनी पड़ती है ना, कितने, अब देखो, अब ये जो हमारा सीढ़ी को ढाल देना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कितनी हाइट की होती है, कितने एंगल पे उनको तो झुकाव देना पड़ेगा। ये सब हम किससे सीखते हैं, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से सीखते हैं। त्रिकोणमिति जो एप्लीकेशन है ना, उनको इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं इस्तेमाल से हम ये निकालते हैं कि हमारी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी और कितनी ऊंची बिल्डिंग हमें बनानी चाहिए और कितने एंगल पे कितना झुकाव देना चाहिए हमें अपनी बिल्डिंग को रखने के लिए। ओवर ब्रिज जब बनता है, आपने देखा होगा, तो ओवर ब्रिज कितना झुकाव पे, कितना स्लोप देना चाहिए। सीढ़ी आप नॉर्मल आप ले लीजिए, अपने घर की जो सीढ़ी बनवाते हैं, कितना स्लोप देना चाहिए, कितना उसको ढाल देना चाहिए, वो सब किससे निकलता है, त्रिकोणमिति एप्लीकेशन से। क्लियर है ना। नेविगेशन में इनका इस्तेमाल होता है, जीपीएस सिस्टम में हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। समुद्री मार्ग में, वायुयान मार्ग में हम दिशा का पता लगाने के लिए, अपनी स्थिति का, दूरी का पता लगाने के लिए, अपने गंतव्य स्थान पर जहां जा रहे हैं उससे हम कितनी दूरी पे, हर चीज का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम त्रिकोणमिति एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस प्रणाली में भी इस्तेमाल करते हैं, नेविगेशन में भी। हमारी जो चुंबकीय सुई होती है ना, दक्षिण दिशा और उत्तरी दिशा में घूमती है, उनके वो जो क्लॉक होती है उसके माध्यम से क्या करते हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको त्रिकोणमिति एप्लीकेशन समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। इनका इस्तेमाल बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों की हाइट नापने के लिए, उनकी दूरी नापने के लिए, और अच्छा, बड़ी से बड़ी ओवर ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो वर्क होते हैं, रोड का क्या स्लोप होना चाहिए और हमारा सीढ़ी का क्या स्लोप होना चाहिए, हमारा ओवरब्रिज का क्या स्लोप ढाल होना चाहिए, कितने एंगल पे हमारा पुल होना चाहिए, कितनी हाइट की हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए, कितने हाइट से हमारे, कितने एंगल पे हमारा बिल्डिंग का झुकाव होना चाहिए। इस जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, आपने भी देखा होगा, एक कितनी दुबई वगैरह में, अरब कंट्री में कितनी हाइट की बिल्डिंग होती है, उस पर जो कि जितना भी उनमें एलिवेशन दिया जाता है, जितना भी उन पर झुकाव दिया जाता है, वो सब ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का इस्तेमाल से ही होता है। तो इन्हें आप हल्के मत लीजिएगा कि सिर्फ किताबों तक सीमित, हमने किताबों में साइन थीटा बराबर cos थीटा पढ़ लिया तो बस इनका इस्तेमाल है। ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें जो बनाई जाती हैं, उनकी हाइट जो मेंटेन की जाती है, उनको जो नापा जाता है, वो सब इन्हीं का इस्तेमाल है। किनका इस्तेमाल है, त्रिकोणमिति एप्लीकेशन है, ट्रैग्नोमेट्री एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आपको हमने सब समझा दिया, अब किस पे चलते हैं, अपने चैप्टर की तरफ। देखो बच्चों, अब चलते हैं बच्चों अपने चैप्टर की तरफ। बच्चों इनमें हम सीखेंगे क्या, देखो इनमें हम क्या सीखेंगे, जो हमारे चैप्टर से रूबरू है, इसमें हम क्या सीखेंगे बच्चों, देखो एक तो हम सीखेंगे हॉरिजेंटल लाइन, पहले जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। क्या सीखेंगे बच्चों, क्षैतिज रेखा। अब इनका मतलब हम इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फोन पर आप एप्लीकेशन व्हाट्सएप वगैरह आप यूज करते हैं ना, तो इन एप्लीकेशन का आप इसमें इस्तेमाल कर जाएंगे। किसी चीज की हाइट नापनी है, स्लोप नापना है,
झुकाव ना अपनाएं। तो इन एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप इनका यहाँ इस्तेमाल करना सीखोगे, हमने क्या बोला, अनुप्रयोग का मतलब होता है इस्तेमाल करना। आपके पास ये ज्ञान हो गया, ये एप्लीकेशन आपके पास आ गया, अब जाके आप अपने दैनिक जीवन में इसका व्यवहारिक इस्तेमाल करोगे। व्यवहारिक मतलब जो चीज लोगों के लिए सुखदायी हो, ऐसा ना हो कि आप उसका गलत इस्तेमाल करो जो लोगों के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो, इसलिए हमने व्यवहारिक शब्द बोला। देखो, हम क्या हॉरिजेंटल लाइन, जो मतलब जिन चीजों से ये एप्लीकेशन के, जैसे फोन के टूल, फोन के एप्लीकेशन होते हैं ना, कई चीजों से मिलकर बने होते हैं, तो वैसे ही आपका ट्रैग्नोमेट्री एप्लीकेशन में क्या, कई चीजों से मिलकर बना होता है। बस आप वो सॉफ्टवेयर हो गया, ये हार्डवेयर हो गया। जस्ट इमेजिन, आप फोन पे टूल यूज करते हैं ना, सॉफ्टवेयर हो, ये हार्डवेयर क्या है, आप इनका इसमें लिख के, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड है, ठीक है ना। देखो, हॉरिजेंटल आप क्या लेंगे, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और क्या सीखेंगे इसमें, देखिए, हाँ, एक और क्या सीखेंगे बच्चों में, देखिए, और आप सीखेंगे इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। क्या सीखेंगे, उन्नयन कोण। एक मिनट बच्चों, पानी पी लेते हैं, प्यास लगती है, ठीक है, बोलने पे प्यास लगती है, बेस को पानी पीते हैं, फिर आपको अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। कितने सवाल हैं इसमें, इसमें आपके हैं बच्चों, हाँ 16 सवाल हैं। कितने सवाल हैं, एक दो, और इसमें हाँ 12 15, ये हो गया आपका, हाँ 16 सवाल बच्चों, कितने, 16 सवाल। तो बच्चों आज आपको हम बताएंगे इसमें के 5 सवाल, इसके बाद फिर बाकी आपके बचेंगे 11 सवाल, वो आपको कल करा देंगे, ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कम से कम 15 तो लगते ही हैं, तभी हमने कहा थोड़ा समय लगेगा, सही रहेगा, क्योंकि सीखने में आपको आसानी रहेगी। चलो बच्चों, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ लाइन लिख लो, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन क्षैतिज रेखा, लाइन ऑफ साइट दृष्टि दृष्टि रेखा, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। इन 4 चीजों से, कहने वाले सॉफ्टवेयर में जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, तो ये 4 चीजों से हमारे एप्लीकेशन बनाए त्रिकोणमिति, इनका इस्तेमाल करके हम जो भी हमें हाइट या स्लोप निकालना होगा ना, वो हम निकाल लेंगे। और क्या सीखे होगा आप इसमें, और किसकी जरूरत होगी, अनुपात की रे, देखो किसके अनुपात की, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या, साइन कॉस, सॉरी tan सेक कॉसेक कॉट, इन अनुपातों का भी इस्तेमाल होगा। इन्हीं अनुपात के माध्यम से आप क्या, और एक चीज और आपको बता दें, आपका पूरा त्रिकोणमिति किस पे लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज पे। तो जितनी भी ये आपकी इसमें ये जो क्रिया होगी ना, कहने का मतलब ये आप ये समझो कि त्रिकोणमिति एप्लीकेशन राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। किस पे लगता है, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग आपका किस पे लगेगा, समकोण त्रिभुज पे लगता है। समकोण त्रिभुज किससे निरूपित होता है, भुजा और कोणों का आपस में संबंध होता है। तो भुजा और कोणों के ही रिलेशन में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं वैल्यू किसकी, इसका इस्तेमाल करके त्रिकोणमिति एप्लीकेशन का। तो त्रिकोणमिति एप्लीकेशन समकोण त्रिभुज पे लागू होगा, किस पे लगता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। चलो, तब क्या सेकंड, हॉरिजेंटल क्षैतिज रेखा, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये अनुपात जो भी रेशियो होते हैं, ट्रैग्नोमेट्री अनुपात। एक चीज आप और लिख लो,
आपका जो ट्राइग्नोमेट्री एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का शॉर्ट नाम क्या है? ये वही ऐप है जो आप फोन में यूज करते हो, तरह तरह के ऐप। आपको अभी तक समझ में नहीं आया वही ऐप जो हम एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन का शॉर्ट ये ऐप को ही बोलते हैं। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? ऐप। व्हाट्सएप ऐप मतलब किसी चीज का इस्तेमाल करना एप्लीकेशन। ट्रैग्नोमेट्री एप्लीकेशन समकोण त्रिभुज पे लगेगा, इस पे लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। चलो बच्चों, आप एक बार इसको लिख लो, इन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। इन्हीं चीजों का, अब जो हमारे एप्लीकेशन है उनमें हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों, पहले हम समझेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? आप लोग तो ये समझो कि भाई सर जी ये क्या आप पूछ लिए, हॉरिजेंटल क्षैतिज रेखा जो ऐसे होती है क्षैतिज रेखा बोलते हैं। बच्चों इनके संदर्भ में ये अलग होता है, इसका मतलब त्रिकोणमिति के संदर्भ में इसका मतलब अलग होता है बच्चों, ठीक है ना बच्चों? देखो क्षैतिज रेखा क्या होता है बच्चों? जो हमारा पर्यवेक्षक होता है ना, पर्यवेक्षक मतलब आदमी, देखने वाला इंसान। अगर इंसान बच्चे यहाँ पे खड़ा है ना, देखो बच्चों, अगर ये आपकी बिल्डिंग है, क्या है मेरे बच्चों? ये कोई बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो हमसे बनती नहीं, बस हमने ऐसे बना दी है जो भी, ठीक है ना? देख लेना जो भी होगा। ये कोई पोल ले लो, कोई आपका खंभा है, क्या है? पोल है, ठीक है, पोल है। देखो बच्चों, यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है, क्या है? बस यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। तो हमने क्या बोला बच्चों कि इस, ये आदमी जब ऊपर की, यहाँ से बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखेगा ना, यहाँ बच्चों कहाँ देखेगा? बिल्डिंग के ऊपर जब देखेगा तो ये जमीन है, क्या बच्चों? बेस। जहां पर इंसान खड़ा होता है इसको बेस। तो बच्चों जब ये यहाँ से यहाँ देखता है, तो जहां से खड़ा होता है इसके जो सीधे वाली रेखा होती है ना, पर्यवेक्षक के साम पर्यवेक्षक के देखने की, पर्यवेक्षक या तो ऊपर देखेगा या तो ऊपर से नीचे देखेगा, सीधे भी तो देखेगा ना बच्चों। तो पर्यवेक्षक, ये इंसान यहाँ खड़ा हो से ऊपर जो देखता है, तो जहाँ खड़ा होता है, ये जो बिल्डिंग या कोई खंभा जो भी होता है, पर्यवेक्षक जहाँ पर खड़ा होता है या इसकी आंखों से सीधे देखी, सीधे सीधे देखा गया, इसकी आंखों द्वारा सीधे देखना क्या होता है? सीधे की तरफ देखना। जो ये रेखा जाती है सीधे की तरफ, खंबे की तरफ, ये एंगल की तरफ नहीं देखना। अगर पर्यवेक्षक यहाँ खड़ा है, देखेगा तो ये तो उसके शीर्ष पॉइंट पे देखेगा। तो खड़े होने पे जो इसकी ये क्षैतिज, इसके सामने की जो रेखा जाती है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। बच्चों ये कोई रेखा नहीं होती है, काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है बच्चों? ये काल्पनिक रेखा होती है, असलियत में कोई रेखा नहीं होती। ये हम अपनी तरफ से कल्पना करते हैं कि अगर पर्यवेक्षक इंसान यहाँ खड़े के ऊपर को देखेगा तो एक सीधी दिशा पे क्षैतिज रेखा, एक उसके सीधे की तरफ भी रेखा जाएगी, जो बिंदु उसको उस स्थान से जोड़ेगी जिस चीज को वो देख रहा है, जिस बिल्डिंग को देख रहा है, जिस खंबे को देख रहा है। तो उस खंबे के जो, इसको क्या बोलते हैं? खंबे का पाद या खंबे का निचला वाला हिस्सा, और उस खंबे के पास तक की जो सीधी दूरी होती है ना, एक एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कि अगर ये इंसान ऊपर की तरफ देखेगा तो एक दिशा, एक रेखा इस दिशा, इस तरफ भी जाएगी। तो मतलब क्षैतिज रेखा इंसान के खड़े, पर्यवेक्षक के खड़े के द्वारा सीधा जो खंभा या बिल्डिंग की तरफ जो जाता है, उसके पाद की तरफ जाता है, नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ये काल्पनिक रेखा होती है, ये कोई रेखा नहीं होती। हम कल्पना करते हैं उनको वैसा जोड़ते हैं, क्या करते हैं? हम कल्पना करते हैं उनको ऐसा जोड़ते हैं बच्चों, ठीक है ना? अब देखना, एंगल कभी भी सिंगल नहीं बनता। आप एक चीज सीखो, एंगल, आप एंगल का सिंबल क्या ऐसे बनाते हो ना, कोण ए, कोण बी, ऐसे तो लिखते हो ना आप। तो आप दो देखिए, आप दो रेखा लिए, एक ये लेते एक ये लेते, तो एंगल हमेशा दो किसके बीच बनता है? कोई भी कोण हमेशा दो किरण या दो रेखा खंडों के बीच तो बनता है ना, या फिर दो रेखा के बीच बनता है। तो ये दो रेखा के बीच ही यहाँ पर क्या बनेगा? एंगल बनेगा, ठीक है बच्चों? अब हमने ये क्यों बताया, अभी आपको समझाएंगे क्यों बताया। तो आपको बच्चों ये क्षैतिज रेखा, काल्पनिक रेखा समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है बच्चों, ये सिर्फ समझ लो।
दूसरा क्या बोला हमने, लाइन ऑफ साइट, मतलब दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब दृष्ट मतलब होता नयन, नेत्र, नयनों के द्वारा देखी गई रे, नयन जिसको देखता है। तो जब कोई चीज आप देखते हो ना, तो रेखा तो कुछ बनती नहीं, वो कल्पनाओं में हम ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि अगर आपने ऊपर देखा है तो अगर जस्ट इमेजिन करो, तो अगर आप ऊपर देखोगे तो एक ऐसी दिशा पे कोई एक, इसी दिशा पे एक लाइन जाएगी, तो एक रेखा, मतलब एक रेखा बनाती है असल, एक कहते हैं ना एक रेखा टाइप का बनेगा, हम उसको रेखा का नाम दे देते हैं। तो अगर पर्यवेक्षक यहाँ खड़ा है, ये हमारा कोई बिल्डिंग या पोल है, तो पर्यवेक्षक की आंखें द्वारा, क्या आंखों द्वारा जिस भी दिशा को देख ले, अगर आंखों द्वारा ये ऊपर की बिल्डिंग की ओर देख रहा है, उसकी आंखों से देखो, आंख से कहाँ देख रहा है, उसकी आंख यहाँ देख रही है, बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देख रही है। तो बिल्डिंग के ऊपर की तरफ जो देख रही है, तो ये आंख द्वारा इधर की तरफ देखी गई, तो यहाँ से कोई रेखा तो बनी नहीं। कहने का मतलब हम कल्पना करते हैं ना कि अगर आंख से उसके ऊपर की तरफ देखा गया, तो मतलब अपनी तरफ से अगर आप ऐसे खड़े हैं, आपने ऐसे देखा, तो अगर आप बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो मतलब ये जस्ट इमेजिन करते कि अगर हम कल्पना करेंगे तो एक रेखा की तरह बन रहा है, मतलब हमारी यहाँ की सीधा ऐसे एक रेखा बना रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं ये कि कहीं भी देखिए, ये यहाँ देखे तो उसके पर्यवेक्षक जिधर की तरफ देखे, तो उसकी आंखों द्वारा देखा गया जिस जो वस्तु होती है, तो वस्तु और उसकी आंखों के बीच की जो दूरी होती है ना, उन रेखाओं को हम किससे दर्शाते हैं, दृष्टि रेखा से। किसे दर्शाते हैं बच्चों, दृष्टि रेखा, मतलब आंखों द्वारा देखा हुआ, क्या बोले बच्चों, आंखों द्वारा देखा गया चीज जो रेखाओं का बोध करा दे, काल्पनिक रेखाओं को, उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। अब कोई जरूरी नहीं कि आंखों के द्वारा ऊपर, ये समझाने के लिए है, क्या ये इधर सीधा नहीं देख सकता, क्या सीधा भी देख सकता है, क्या नीचे नहीं देख सकता, क्या नीचे भी देख सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम दो कोड की बात करते हैं, उन्नयन और अवनमन, तो उन्हीं के रिगार्डिंग, उन्हीं के अनुसार हम चीज आपको समझा रहे, ठीक है। आप ऐसा समझो, किसी भी खंभे बिल्डिंग के पाद तक की जो दूरी होती है, जहां पे भी पर्यवेक्षक खड़ा होता है, इनको क्षैतिज रेखा बोलती है, ये काल्पनिक रेखा होती है। और इस पर्यवेक्षक इंसान के द्वारा बिल्डिंग के टॉप पर या बॉटम में, ये जिस तरफ ये देख ले, तो इसके द्वारा देखा गया वस्तु के बीच की जो रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस दृष्टि मतलब होता है नया, आंखों द्वारा देखने पर जो रेखा बनती है, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दृष्टि रेखा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसको मिटाते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, इसको मिटाएंगे, आगे की तरफ चलेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों उन्नयन कोण, किसके बात करेंगे बच्चों, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। दो ही कोण का इस पर पूरा खेल है बच्चों, किसका खेल है, सिर्फ दो ही कोण का इस पर खेल है। देखो बच्चों, अगर ये आपका कोई पॉल बिल्डिंग समझ लो, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर कोई इंसान भाई साहब खड़े, क्या है, कोई इंसान को बना लेते हैं, एक सेकंड, सही से बना नहीं है। हमने कहा बच्चों यहाँ पर कोई, ये कोई सज्जन भाई साहब खड़े हैं, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि अब अगर ये तो आपकी क्षैतिज रेखा होगी बच्चों, वही मैंने आपको बताया, ये क्या होती है, ये क्षैतिज रेखा होती है। तो कहने का मतलब अगर ये हमने भाई कोई इमारत है, क्या है बच्चों, कोई इमारत मान लो, या आप कोई पेड़ मान लो इसे, क्या ये पेड़ है, क्या ये पेड़ है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है बच्चों, इस मनुष्य के द्वारा बच्चों, इस पेड़ की चोटी पे देखने पर, देखो ध्यान देना, अगर ये मनुष्य इस पेड़ की चोटी पे देखता है, देखो अपनी आंखों से ऐसे देखेगा बच्चे, कहने का मतलब ये है कि अगर ये मनुष्य पेड़ की चोटी की तरफ देखेगा, तो इसकी आंख के द्वारा जो पेड़ की चोटी पे देखा गया ना, तो जो ये दिशा जा रही है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, आंखों द्वारा देखा गया। और बच्चों देखो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि इस मनुष्य के द्वारा इस पेड़ की चोटी पे देखे गया, आंखों द्वारा देखी गई जो रेखा बनती है, और इस मनुष्य के द्वारा जो इस पेड़ को देख रहा है, उसका ये पाद बिंदु की तरफ जो काल्पनिक रेखा, क्षैतिज रेखा जाती है,
इनके बीच में जो एक कोण बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। हमने क्या बोला बच्चों कि आप ये क्षैतिज रेखा होती है किसी भी बिल्डिंग के जो पाद वाला बिंदु हो, जो निचला वाला हिस्सा होता है, उससे जो आदमी जहाँ खड़ा होता है उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज दूरी। जहां पर ये बिल्डिंग का हिस्सा हो और जहां पर इंसान खड़ा हो, इनकी बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तो इस आपको अगर कोई एंगल बनेगा बच्चों, तो जो बिल्डिंग का जो पाद है यहाँ से तो बनेगा ना भाई। मेन तो यही है ना, कहने का मतलब यहाँ तक की तो पूरी दूरी लेंगे ना। बिल्डिंग को अगर ये यहाँ देख रहा है तो उसका मेन पाथ तो यही है ना। तो इसके द्वारा क्षैतिज रेखा और इसकी आंखों द्वारा देखा गया इस पेड़ का टॉप, तो ये दोनों द्वारा जो ये झुकाव बन रहा है ना, ये थीटा, इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। समझ गए ना? मतलब इंसान के द्वारा ये पेड़ के टॉप पे देखा गया वाली रेखा और इसके द्वारा इसकी पाद की क्षैतिज रेखा, इनके बीच का ये जो झुकाव है ना, इस झुकाव को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। अब देखो बच्चों, अब बच्चा समझ में नहीं पाता, कहने का मतलब ये क्षैतिज रेखा और इससे देखा हुआ झुकाव, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब आपको दो रेखा की जरूरत होगी किसी कोण के लिए, क्योंकि बच्चों की समस्या क्या होती है, अभी अवनमन कोण बताएंगे तो वहां कंफ्यूज होता है बच्चों। देखो अब आप देख लो एंगल ऑफ, क्या बता दे रहे बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो देखो क्या मीन्स होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बच्चों? देखो इसका मतलब होता है बच्चों अवनमन कोण। क्या होता है बच्चों? अवनमन कोण। इसका बच्चों मतलब क्या होता है बच्चों? अवनमन कोण। देखो बच्चों ये कैसे बनता है, आप सपोज करो बच्चों कि ये हमारा कोई बिल्डिंग है। क्या है? ये हमारा कोई बिल्डिंग है, हमने ऐसे बना दिया, देख लें। यहाँ पर कोई सज्जन भाई साहब खड़े हैं। क्या हमें यहाँ पर कोई सज्जन भाई साहब खड़े हैं? अब कोई आधार तो कोई जमीन तो हो गई होगा बच्चों। अब यहाँ से भाई साहब यहाँ पर कोई कार खड़ी, क्या खड़ी है? यहाँ पर कोई कार खड़ी है। अब जैसे भी हमने बना दिया है, अब भाई साहब यहाँ से देख रहे हैं कार की तरफ। देखो अब देखो बच्चों, अब यहाँ से ये भाई साहब कार को देख रहे हैं ऊपर से, तो ये रेखा, ये कार को देखा इन्होंने, और इनके द्वारा सीधी रेखा, ये इनके बीच का जो ये कोण होता है ना, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? अवनमन कोण। ठीक है ना बच्चों? अब आप इस समझो बच्चों, आप सीधा तौर पे ये समझ लो कि जब हम उन्नयन कोण लेते बच्चों, तो इनकी आंखों के द्वारा देखा हुआ, देखना आपको दो रेखा की जरूरत होगी कोण के लिए, एक आंखों के द्वारा और इसके द्वारा एक काल्पनिक रेखा क्षैतिज रेखा लेते हैं, तभी यहाँ बनता है क्या? उन्नयन कोण। क्या बनता है? उन्नयन कोण। तो सेम चीज यहाँ होगी, अगर इंसान यहाँ खड़ा है ना, तो झुकाव और इसके द्वारा सीधी काल्पनिक रेखा रहती है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। हमने क्या बोला, पहले ही बोल दिया है कि क्षैतिज रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, तो मतलब जो हम कल्पनाओं में लेते हैं, तो कल्पना में अगर आपने कोई चीज ले रखी है, हकीकत में उसका कोई वास्ता है नहीं, तो आप किसी भी दिशा में ले सकते हो ना, आपको तो पूरी आजादी है। कहने का मतलब आपने इधर कल्पना में एक रेखा ली, काल्पनिक रेखा आपने अपने तरफ से मान के इधर लिया, तो इसको आपने क्षैतिज रेखा का नाम दिया। क्या दिया? क्षैतिज रेखा नाम। कोई रेखा है नहीं, हमने अपने तरफ से माना है। तो जब आप, और इसके बाद ये जो आंखों द्वारा देखा गया, ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है काल्पनिक, उन्नयन कोण बनता है। अब यहाँ से द्वारा आंखों द्वारा देखा गया, तो यहाँ पर भी तो कोई काल्पनिक रेखा होगी, तो कहने को मतलब आंखों द्वारा देखा हुआ, तो काल्पनिक रेखा इसकी सीधे ही तो होगी। क्यों? देखो इंसान जब बच्चों यहाँ खड़ा था, तो इसके द्वारा सीधी रेखा ये मानी गई और ये ऐसा झुका होता। इंसान जब यहाँ खड़ा है तो इसके सामने इस तब क्षैतिज रेखा सीधे ये होगी और ये झुकाव होगा, ये कोण क्या बन जाएगा? अवनमन कोण होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, हमेशा सिंगल, कभी सिंगल पे कोण बनता नहीं है, दो रेखा की जरूरत होती है। कहने का मतलब अब देखो, ये आंखों द्वारा देखा गया और इस काल्पनिक क्षैतिज रेखा, तो अगर इंसान यहाँ खड़ा है तो आंखों द्वारा यहाँ देखा, तो मतलब इसके सामने क्षैतिज रेखा है ना काल्पनिक, तो अगर इंसान यहाँ खड़ा है तो यहाँ का झुकाव, तो इसके सामने हम ये काल्पनिक रेखा लेते हैं, तो इनके बीच का कोण क्या होता है? अवनमन कोण। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, आपको उन्नयन कोण हमने बता दिया, अवनमन कोण बता दिया, आपको लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा बता दी, आपको क्षैतिज रेखा बता दी, आपको हमने एप्लीकेशन बता दिया कि त्रिकोणमिति एप्लीकेशन होता कैसा है, हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सिर्फ किताब तक सीमित नहीं त्रिकोणमिति, हमने आपको पूरे डिटेल में बता दिया। अब चलते हैं किताबों में सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों किताब में सवाल की तरफ।
और इनको अगर आप नॉर्मल भाषा में, हंसी मजाक की भाषा में समझा जाए, आप अगर आप सर उठा के देखते हैं किसी को, तो मतलब उन्नयन कोड बनेगा। मतलब होता नहीं कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया, आपने सर उठा के देखा किसी को, तो मतलब गर्व के साथ किसी को देखकर सर ऊंचा करके चल रहे हैं, तो समझ लो आप उन्नयन कोड हो। अगर आपने कुछ गलत काम किया, आप सिर झुका के देख रहे हो, समझ लो आप अवनमन कोड हो। आप ऐसे चीजों को याद करने के तरीका सीख लो कि अगर आप सर उठा के किसी को देख रहे हो, मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो वो उन्नयन कोड बन गया। अगर आप सर झुका के देख रहे हो नीचे, मतलब नीचे की तरफ, इसका मतलब आपने कोई गलत काम किया। मतलब इस पूरा खेल किसका, आपके सिर का है, किसका, सिर का। फिर अब आपने गलत, पिताजी ने आपके डांटा, आपने गलत काम किया, आपका सिर ऐसे कर लिया, अब आपकी दृष्टि नीचे पड़ी, औनमन बन गया। अब आपने ऊपर ऐसे देखा, उन्नयन बन गया। ठीक है ना। पूरा खेल आपका जो है हेड का है। हेड आपका डाउन हुआ तो अवनमन, अप हुआ तो उन्नयन बन गया। क्लियर है ना। चलो ठीक है। अब बच्चों चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, सवाल इतना लंबा फैला के रख देगा, पूछेगा छोटी सी चीज, जानबूझ के इतना घुमा देता है कि बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। हमसे कह रहे बच्चों, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस दिखाने वाला है, एक कलाकार है। हाँ, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस दिखाने वाले जो कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोरी है, उस पर क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तो जो सर्कस दिखाएगा तो उसी वही, सिर्फ वही चल सकता है ऐसी चीजों में। हमसे कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई मतलब समझते हो, जब किसी चीज को एकदम दोनों तरफ से टाइट से बांध दो ना, तो एकदम तनी हुई, एकदम टाइट रहती, कहीं से उस पर कोई लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हमसे कह रहा है और एक ऊर्ध्वाधर खंबे की शिखर से बंधी हुई है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि एक खंबा है हमारे पास, इससे नहीं बनाएंगे, इससे बनाएंगे। बच्चों हमसे कह रहे एक खंबा है, और कह रहे खंबे के शीर्ष से एक रस्सी ऐसी बंधी है कि तनी हुई है। देखो अब सर्कस अगर दिखाएगा, देखो ऐसे बंधी है, मतलब ऐसे बंधी है, और यही क्या, एकदम तनी हुई है। तो हमने क्या बोला बच्चों, ये काल्पनिक रेखा होती है। हमने पहले क्षैतिज रेखा कुछ रेखा पेखा नहीं होती, ये काल्पनिक रेखा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपनी तरफ से ले लेते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब बच्चों कि ये खंबा हो गया, कह रहे खंभे की शीर्ष से वो रस्सी बंधी है और एकदम तनी हुई है, और सर्कस वाला आदमी बच्चों यहीं पे है। वो क्या कर रहा है, इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी रस्सी होगी। क्या होगी बच्चों, ये आपकी रस्सी होगी। हमसे कह रहा है कि ये खंबा है, खंबे के शीर्ष से एक रस्सी तनी हुई बंधी हुई है। कैसे बंधी हुई है, एकदम टाइट बंधी हुई है। अगर टाइट बंधी होगी तब भी तो सर्कस वाला चढ़ के दिखा देगा सर्कस, अगर लचक बंद होगी तो गिर जाएगा तड़ाक से वो। ठीक है ना। कहने का मतलब ये आदमी भाई साहब सर्कस वाले क्या है, ये सर्कस वाले भैया हैं। ये क्या करेंगे बच्चों, ये बच्चों इस पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो कहने का मतलब बच्चों, ये आपका खंबा हो गया, ये आपकी रस्सी बंधी है, और ये सर्कस वाले भैया इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई इसके खंबे के कह रहे हैं शीर्ष से वो रस्सी तनी हुई बंधी हुई है। तो सर्कस वाला जो सर्कस दिखाएगा बच्चों, वो नीचे से ऊपर चलने की कोशिश करेगा। यही सबसे हार्ड काम होता है, तभी तो सर्कस, इसी को तो बोला जाएगा कि सर्कस दिखा रहा है, लोग इसका मनोरंजन करेंगे। तो हमसे कह रहा है बच्चों, हाँ यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। ये भूमि, इसको हमने जमीन माना है। अब अगर भूमि स्तर, भूमि की जमीन, भूमि के स्तर द्वारा, भूमि के स्तर द्वारा रस्सी द्वारा बनाया गया, वो क्या कह रहे हैं हमसे कि यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। भूमि का ये स्तर है, काल्पनिक रेखा क्षैतिज होती है। भूमि के ये स्तर या बेस द्वारा, ये रस्सी, हाँ स्तर के द्वारा रस्सी द्वारा बनाया गया कोण कितना है, ये तो कह रहा है। हाँ साथ, हाँ भूमि के स्तर के, मतलब भूमि की क्षैतिज रेखा इसके साथ जो है ना, और डोरी के साथ जो बनाया वो कोण, कह रहे हैं जो भूमि का ये स्तर है, ये भूमि तो है भाई, कोई चीज भूमि पे तो टिकी होगी, जमीनी तो है, ये जमीन हो गया, कोई चीज भूमि पे टिकी होगी। अब कह रही भूमि के साथ और रस्सी, ये रस्सी के साथ जो एक कोण बन रहा है ना, भूमि और ये रस्सी, समझने की कोशिश करना। भूमि और ये रस्सी, अब ये क्या बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। अब आप कहोगे सर जी ये उन्नयन कोड बन रहा है, क्या बन रहा है, उन्नयन कोड। अब सर ये उन्नयन कोड क्यों बनेगा, अभी समझा रहे हैं बच्चों। ये सर्कस वाला आदमी नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर को देख रहा है, हमने अभी बोला ना, अगर आप ऊपर को देखोगे गर्भ के साथ उन्नयन बन जाएगा, आप ऐसे नीचे देख लोगे तो औनमन बनेगा। तो भाई साहब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उनको ऊपर देखना पड़ रहा है, तो कैसा कोड बनाएंगे, देखो इनकी निगाहें
रस्सी के टॉप में है, भाई साहब की निगाहें रस्सी के टॉप में है, और भाई साहब जमीनी स्तर के साथ मिलके और रस्सी के टॉप पे देख के कितने अंश का कोण बना रहे, 30 अंश का कोण बना रहे। कितने अंश के बच्चों कोण बना रहे, 30 अंश का कोण बना रहे। और हमसे क्या कह रहे बच्चों, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या कह रहे बच्चों, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर लो। हमसे कह रहा है कि हाँ, एक 20 मीटर लंबी डोरी। अच्छा हाँ, 20 मीटर लंबी डोरी, तो लंबी देखो, डोरी की लंबाई कितनी दे रखी भैया, ये जो आपकी लंबाई है ना 20 मीटर, कहने का मतलब ये जो रस्सी है ना बच्चों, ये रस्सी, इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। पहले सवाल में दे रखा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कहने का मतलब ये जो रस्सी है ना बच्चों, इसकी लंबाई है 20 मीटर, और इस 20 मीटर की रस्सी में ये भाई साहब चढ़ रहे हैं। और जब भाई साहब चढ़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ देख के चढ़ रहे हैं। अब ऊपर की तरफ देख के चढ़ रहे हैं तो इनकी नजरें ऊपर हैं, और ये जमीनी स्तर से क्या बना रहे हैं, 30 अंश का कोण बना रहे हैं। तो हमसे कह रहा है बच्चों कि भैया इस पोल की लंबाई बता दो, ये पोल की ऊंचाई बता दो। क्या बता दो, इस पोल की ऊंचाई बता दो, हमसे पूछा है, यही पूछा है। हाँ, कह रहे कि इस खंभे की ऊंचाई बता दो। अब आप समझ लो, ये खंभा है, इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं। कह रहे एक सर्कस भैया वाले हैं, वो 20 मीटर की रस्सी है, 20 मीटर की रस्सी को खंभे की एक टॉप चोटी से बांध दिया, एक नीचे बांधा है। अब भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनमें चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब जब चढ़ेंगे नीचे से तो इनकी नजरें ऊपर होंगी, और जब भाई साहब की नजरें ऊपर होंगी और जमीनी, भाई कुछ सतह, जब अब खंभा खड़ा है तो कहीं जमीनी स्तर भी तो खड़ा है, जमीन का भी तो सपोर्ट चाहिए। तो अब भाई साहब जब नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, ऐसे ऊपर को देखेंगे, उन्नयन कोण बनाएंगे। जमीनी स्तर ये क्षैतिज रेखा है, और इनके द्वारा ऊपर देखे गए जो चढ़ रहे हैं, इनके बीच का कोण क्या है, 30 अंश। और रस्सी की लंबाई क्या दे रखी है, 20। हमने क्या बोला, आपके 6 अनुपात है, उन्हीं का इस्तेमाल होता है। हमने सब लिखवाया था 5 चीज इसमें इस्तेमाल होगी, 4 या 5। देखो, हमें रस्सी की लंबाई दे रखी है, हमें कोण दे रखा है, और हमें ऊंचाई पूछ रही है। तो बच्चों हम ऐसा अनुपात लेंगे कुछ जो, क्योंकि जो चीज हमें मान पता है उसके ही संदर्भ में हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लेते हैं, क्योंकि जो मान पता है उसके संदर्भ में लोगे तो तभी आपका हल निकल के आएगा। देखो, हमने आपको क्या सिखाया था बच्चों, लाल बटे कक्का। आप हमारी पहली वीडियो देखिए, आपको हमने सिखा रखा है। ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये आपको याद करने का तरीका है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है, देखो, देखो हमने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमसे कह रहा है हमें रस्सी का ये क्या दे रखा है, लंबाई, और ये क्या दे रखा है, आपकी ऊंचाई। और हमने आपको बच्चों क्या बताया कि आपका त्रिकोणमितीय एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी, समकोण त्रिभुज पे लगेगी। किस पे लगेगी बच्चों, समकोण त्रिभुज पर। अच्छा, समकोण त्रिभुज पे लगेगी बच्चों। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है क्या क्या होता है। भैया ये आपका लंब होता है, अगर समकोण त्रिभुज पे लगेगी ये तो लंब होता है, नीचे वाला आपका आधार होता है, ये आपका क्या होता है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। हमने क्या बोला कि पूरा त्रिकोणमिति आपके समकोण पर ही निरूपित है। तो जो आपका त्रिकोणमिति एप्लीकेशन है ना, वो समकोण पे लगेगी। अगर समकोण पे लगेगी तो ये लंब होगा, या आधार होगा, या आपका कर्ण होगा। अब आपको ऊंचाई पूछ रहा है, कर्ण दे रखा है, इन्हीं के संदर्भ में आपको अनुपात लेना है। ऐसा अनुपात लो जो इनके संदर्भ में। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए लंब, हमें चाहिए कर्ण, हमें चाहिए लंब, हमें चाहिए कर्ण। तो लंब और कर्ण किस पे आते हैं बच्चों, तो आप कहोगे सर जी साइन थीटा में आते हैं। किस पे आते हैं, साइन थीटा पर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। आप नहीं पा, आप यहाँ से निकाल लो, ऊपर वाला साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कौशिक होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है। ठीक है ना। तो इनसे साइन पहले लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब बटे कर्ण क्यों लिया, क्योंकि भाई कर्ण हमें पता है, लंब निकालना है, इसलिए इन्हीं के संदर्भ में हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। रेशियो लेने का मतलब आप जान जाओ, रेशियो इनके संदर्भ में हम क्यों लेते हैं, हमने क्यों बोले भैया इनके संदर्भ में लेना है, इसीलिए लेना है कि जो मान हमें पता है उसी को लोगे। लाल बटे कक्का लिखो, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, कौशिक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। ठीक है ना। साइन थीटा बदल क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। बच्चों लंब कितना हमारा, ऊंचाई कितनी है हमें पता नहीं, कुछ मान लो, एच मान लो। तो और थीटा कितना बच्चों, साइन थीटा कितना है, हम ये वाला कोण ले रहे हैं। देखो बच्चों, हमने क्या बताया आपको, आप ये साइन थीटा, जब आप ये वाला कोण लोगे,
जब आप इस कोण की बात करोगे, साइन थीटा की बात कर रहे हो ना, थीटा हमारा क्या है, ये वाला कोण 30 डिग्री। तो हमने बोला समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है कि थीटा के सामने वाली कोण, सॉरी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है, लंब। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और इससे सटी, जिससे थीटा सटा होता है, जिस पे बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। समकोण त्रिभुज में थीटा की स्थिति बदलने के दो ही तरीके हैं, या तो यहाँ होगा तब बदलेगा, यहाँ तो यहाँ, क्योंकि ये भैया समकोण ये तो 90वां लेके बैठा पहले से, तो 90 डिग्री का कोण है, ये तो पहले से अपने जगह लेके बैठा। बोला इस भैया ये हमारी पक्की कुर्सी है, यहाँ आने की कोशिश मत करना, आप लोगों को खेल फेल करना तो इधर से करो। तो मतलब अगर थीटा यहाँ पर आएगा तो लंब ये हो जाएगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के बदलने की सिर्फ दो ही स्थितियां होती हैं, या तो यहाँ लपक के आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो अगर यहाँ आ जाता है बच्चों, हमने क्या बोला, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके लिए फिर लंब ये हो जाएगा बच्चों। तो ये लंब का काम करेगा, इससे सटा भुजा ये आधार का काम करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम ये वाला कोण निकाले तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, ये खड़ा। साइन थीटा बराबर लंब। लंब कितना बच्चों, पता नहीं, एच है। खड़े कितना बच्चों, 20 है। और साइन थीटा मतलब क्या निकला, थीटा कितना बच्चों, 30 अंश है। थीटा तो 30 अंश है ना, बराबर लगा दो। और साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। कितना हो जाए है, 1/2, H/20। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करो, एच को जिसको निकालना उसको एक ही तरफ रखो, 20 को इधर ले दो, 20 बराबर 2, एच काट दो 10। एच मतलब एच बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। मतलब खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी आएगी बच्चों, 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी आएगी बच्चों, 10 मीटर। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है बच्चों। खंभे की ऊंचाई कितनी आएगी बच्चों, 10 मीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अगला सवाल पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है बच्चों, हमसे अगला सवाल कह रहा है, हाँ हमसे कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले तो आप पेड़ बना लो, ये कोई पेड़ है, ठीक है बच्चों। हमने पेड़ बना लिया। हमसे कह रहे हैं बच्चों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कहने का मतलब बच्चों, ये कोई पेड़ है। अब आप कल्पना करो, जस्ट इमेजिन करो, अगर पेड़ है बच्चों, ठीक है ना, अगर यहाँ से वो टूट रहा है, हमने क्या बोला, यहाँ से वो टूट रहा है। कह रहे पेड़ टूटता है आंधी की वजह से, तो जो पेड़ का शिखर है ना, वो जमीन को छूने लगता है। कहने का मतलब ऐसे टूटेगा, देखो ये पेड़ है, और ध्यान देना इधर, इधर ध्यान देना। और ये पूरा पेड़ है ना, हम यहाँ से ले रहे हैं कि ये पेड़ यहाँ से टूटा। कहाँ से टूटा बच्चों, पेड़ यहाँ से टूटा, ध्यान देना। अब पेड़ अगर ऐसा टूटेगा तो ऐसे तो गिरेगा ना, देखो ये हमारा पेड़ यहाँ से टूट गया, जहां मार कर रखे। अभी देखो ऐसे आएगा टूट के, ऐसे ही आएगा। देखो मार्कर तो हमारे यहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है, देखो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ध्यान करो, कहने का मतलब बच्चों, देखो ये मेरा मार्कर है, ध्यान देना। जहां हमने मार्कर रख दिया मतलब वो पेड़ का आधा हिस्सा लिया है। लाइन खींच रहे हैं फिर से, मतलब पेड़ का आधा हिस्सा है। कल मैंने कहा आंधी आई तो पूरा पेड़ नीचे से, लेकिन यहाँ से टूटा। जो लाइन ये दिख रही है ना बच्चों, यहाँ से पेड़ ऐसे टूटा, ऐसे मुड़ा। तो ऐसे मुड़े, ऐसे तो आएगा तिरछा, देखो टूटेगा तो ऐसे आएगा। तो कहने का मतलब बच्चों कि हमारा जो पेड़ टूटा है ना, ऐसे आया। कैसे आया, ऐसे, ऐसे आया। देखो टूटा कौन से, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ आ गया। कहने का मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये काल्पनिक रेखा मानते हैं ना बच्चों, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं। अब यहाँ आए तो इसको काल्पनिक रेखा मानेंगे। हमने पहले बोला क्षैतिज रेखा कुछ होती नहीं है। अब जब भाई पेड़ तो जमीन पे लगा है ना, तो उसको एक बेस तो चाहिए, चाहिए काल्पनिक रेखा होती है बच्चों। अब हमसे क्या कह रहा है, देखो कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर हुआ था ना, ये देखो जमीन छूने लगा, जमीन छूने लगा। अब हमसे क्या कह रहा है, हाँ और उसके साथ 30 अंश का कोण बना देता है। देखो बच्चों इसके साथ कितने से कोण बनाता है, देखो 30 अंश का। कितने अंश का बनाता है, 30 अंश का, देखो कोण बना दिया। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, इसे साफ से लिख दे रहा हूँ, देखो
कह रहा है उसके साथ बच्चों 30 अंश का कोण बना देते। ठीक है बच्चों। हाँ, पेड़ के पाद बिंदु, हाँ कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कह रहा है जो पेड़ का ये जो पाद बिंदु है ना, पाद मतलब पेड़ का सबसे निचला हिस्सा, पेड़ के पाद बिंदु से और जो पेड़ का शिखर है ना, ये शिखर ही तो था जो टूट गया, शिखर जहाँ जहाँ इस भूमि को छूता है, कह रहे जो पेड़ के पाद बिंदु से जो पेड़ का जो शिखरवा था जो टूट के यहाँ जिस ये जमीनी तो है, देखो ये क्या है, ये जमीन है। अब जमीन में पेड़ लगा है तो पेड़ का जो पाद बिंदु, पाद मतलब उसका नीचे वाला हिस्सा, और जो पेड़ टूट के जो इसका शीर्ष जहाँ टच हो रहा है ना, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी, 8 मीटर। कितनी दे रखी है, 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच्चों, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। समझ में आया। कह रहे कि पेड़ के पाद बिंदु से जो पेड़ का टूटा हुआ शिखर जहाँ टच होता है उनके बीच की दूरी कितनी बच्चों, 8 मीटर। कितनी बच्चों, 8 मीटर बच्चों। कितनी बच्चों, 8। थोड़ा काला शीशा और अच्छे से बना देंगे समझ में आएगी, क्योंकि हमने बना तो दिया इसको पेड़। ठीक है ना। ये देखो अब हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहे हैं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात। अब आप एक चीज ध्यान देना, पेड़ तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का था ना, पेड़ हमारा यहाँ से यहाँ तक का था। समझ में आ रहा है, इसे ध्यान करना। पेड़ तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का था। अब भैया भाई साहब पेड़ तो यहाँ से टूट चुका है, तो हमें इस यहाँ से यहाँ तक की अगर हाइट चाहिए बच्चों, तो हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालेंगे पहले, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज यही बन रहा है ना, देखो ये यहाँ। क्योंकि हम बच्चों पेड़ तो यहाँ से टूट चुका है, तो हमें कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए। तो पहले तो भैया हमारा यहाँ तक का पेड़ हमें पता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से टूट गया, तो हम इसकी हाइट, इसका लेंथ निकालेंगे। और जो ये भाई साहब यहाँ से टूट के यहाँ आ गए हैं, इसकी अगर हमें क्या पता लग जाए, अगर इसकी हमें डिस्टेंस पता लग जाए और इसका डिस्टेंस पता लग जाए, दोनों को जोड़ दोगे तो इस पेड़ का क्या आ जाएगा, आपकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई पूछा है। हाँ, इस पेड़ की ऊंचाई है। आपको समझ में आया। देखो फिर समझने की कोशिश। पेड़ बच्चों यहाँ से यहाँ तक का है, कहाँ तक का है, पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन पेड़ यहाँ से टूटा तो इतना हिस्सा आपका यहाँ आया। गौर कर रहे हो ना, देखो ये पेड़ भाई साहब टूट के तो यहीं आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना हिस्सा आपका ये आ गया और आधा हिस्सा बचा है। कहने का मतलब ये आधा हिस्सा यहाँ तक की अगर हम दूरी निकाल लें, और ये टूटा हुआ हिस्सा जो अब टूट गया ऊपर नहीं है, यहाँ लटक के आ गया है, ये निकाल दें। गौर करना, यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी निकाल लें, और इसके बाद ऊपर का पेड़ टूट के यहाँ आया। अगर टूटा ना होता, इससे खड़ा होता, तो यही चीज तो होता पूरी हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और जो यहाँ से अपना पेड़ टूट के यहाँ आ गया है, ये पेड़ जो ऐसे मुड़ के यहाँ आ गया है, तो ये चीज बना रहा है। ये दूरी निकाल दें, ये दोनों को जोड़ दें, तो पेड़ की क्या हो जाएगी, आपकी ऊंचाई आ जाएगी। देखो कैसे, अब कैसे करेंगे देखो। ये मान लो बच्चों एच है, कितना है, एच है। और ये कितना है बच्चों आपका, ये 8 मीटर आपका दे रखा है। ठीक है ना। ये आपको मालूम नहीं है, इसको भी मान लो कितना है, इसको मान लो एल मान लेते हैं। कितना मानते हैं, एल। कुछ तो मान नहीं, कुछ भी मान लो। देखो बच्चों एक बार हम साइन 30 लेंगे, क्या लेंगे, साइन 30 बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कड़। क्या होता है बच्चों, 8 मीटर और 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। साइन 30 क्यों आप लोगे, लंब बटे आपका 10 30 और, हाँ देखो बच्चों एक बार आप ये ले लो, देखो इसमें और तो कुछ नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। कि कोई और चीज तो नहीं दिया। हाँ, आंधी की तूफान से पेड़ टूट जाता है और छूटा हुआ पेड़ उस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकार जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 3 कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिकार जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की हमें क्या करना है, 1 मिनट। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, और क्या हमें करना है इसमें, हाँ ये हमें कह रहे बच्चों पेड़ किसकी पेड़ किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो 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 बच्चों, ये आपका निकल आएगा। देखो आप समझ में आया। हमसे कह रहे हैं भैया ये आपका 8 मीटर दे रखा है, ये आपकी ऊंचाई दे रखी है, और ये भी आपको निकालना है, ये भी तो निकालना है। देखो अब क्या करो बच्चों, एक बार आप tan थीटा ले लो, tan 30 अंश। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना आपका, h, आधार कितना है
8 दे रखा है, तो साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/√3। 1/√3 होता है। चलो एच है 8 कर दो, 8 को इधर ले आओ बच्चों, 8/√3 एच। कहने का मतलब ये कितना आ गया आपका? ये आया बच्चों, देखो जब tan 30 लिया तो एच कितना आ गया? 8/√3, इतना आ गया ना। देखो tan 30 लिए बच्चों तो 8/√3 आ गया। देखो ये आ गया ना। अब ले लेंगे साइन थीटा। क्या लोगे बच्चों? अब ले लो साइन थीटा। साइन थीटा पर क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। लंब कितना आपका? एच। आधार कितना बच्चों? 8। चलो, और एच बराबर कितना दे रखा? रख दो 8/√3। नीचे कितना रखा बच्चों? 8। ये दे रखा बच्चों? हाँ, ये दे रखा है ना आपका। देखो जब आप साइन थीटा लोगे लंब बटे कड़ होगा। लंब बटे आपका कड़ होगा। ओहो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये गलत कर दिया। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, अभी गड़बड़ हो जाता। साइन थीटा पर क्या होता है बच्चा? लंब बटे कड़। लंब कितना आपका? एच। कड़ कितना आपका? एल। हम ये आधार ले लिए थे। देखो अब क्या करोगे? एच आपका कितना है बच्चों? हाँ साइन थी, साइन और साइन थीटा कितना आपका? 30 अंश है। यहाँ पे थीटा कितना? 30 अंश है। साइन की जगह आप 30 ले लो। और एच कितना आपका? यह है 8√3। 8√3 है। एल कितना आपका? पता ही नहीं कितना है, यही तो हमें निकालना है। देखो बच्चों अब इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका निकल आया, देखना। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। साइन 30 1/2 होता है। 8/√3 एल, यही तो होता है लंब बटे कड़। चलो अब हमें जो निकालना है उसको एक तरफ ले लो बच्चों। कहने का मतलब हम एल निकालना है, एल को यहाँ लाओ, 2 को यहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एल बराबर 16/√3। 16/√3। और एच बराबर कितना है? 8/√3। देखो एल बराबर आया आपका 16/√3, एच बराबर कितना है? 8/√3। हमें एच पता लग गया, हमें एल पता लग गया। एल कितना आया बच्चों? 16/√3। एच कितना आया बच्चों? ये आया 8/√3, ठीक है ना। और हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो इसको इसको जोड़ दोगे तभी तो पेड़ की ऊंचाई आएगी। भाई साहब इतना पेड़ तो आपका ये है, टूटा हुआ पेड़ इधर आके लग गया है ना, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तभी तो पेड़ की ऊंचाई आएगी। जोड़ दो। पेड़ की ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे? देखो पेड़ की ऊंचाई क्या करोगे? एल प्लस एच करोगे। एल कितना है आपका? 16/√3। एच कितना है? 8/√3। √3 आप कॉमन ले लो, कितना? 16 8 24, 24/√3, ठीक है ना। कितना है बच्चों? 24/√3। या तो आप इसके एक चीज और कर दो, √3 का परिमेयकरण कर दो। देखो बच्चों √3 का परिमेयकरण कर दोगे तो √3 ऊपर और √3 और घोड़े √3, ये तो मिलकर 3 हो जाएगा। तो 24√3/3, का 3 8 24, 8√3, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी, कितनी आएगी बच्चों? 8√3। कितनी आएगी बच्चों? 8√3। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। कितनी आएगी? 8√3, ठीक है बच्चों। चलो इसको भी मिटा दे रहे बच्चों, और आप कर लेना सवाल। देखो बच्चों ये 2 सवाल आपके हो गए। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, ठीक है बच्चों। चलो तीसरा सवाल बच्चों क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। तीसरा सवाल है आपका, हाँ हमसे कह रहे बच्चों कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पहिया लगाना चाहता है। आप पार्क में देखोगे फिसलने वाला होता है, इसे ऐसा रहता है ढलान, बच्चे ऊपर बैठे फिसल के नीचे चले जाते। देखा होगा ना। हाँ वही चीज कह रहा है कि फिसलन पहिया लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहता है कि जिसका शिखर हाँ कह रहे हैं जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कहने का मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे ना, उनके लिए कम ऊंचाई का बताएगा कि उनका शिखर कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर का। और उसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? कह रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का बना रहा है? 30 अंश का, ठीक है ना बच्चा। अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चों? अब भूमि, हाँ जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए हुआ
3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पहिया लगाया जाता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। कह रहा है जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं ना, फिर उनके लिए वो 3 मीटर का वो ढालू लेना चाहता है जो जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश। कितने का बनाता है बच्चों, 60 अंश। कह रहे हैं जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी हाइट हम नीचे से 1.5 मीटर रखेंगे और 1.5 मीटर वाला फिसलन बनाएंगे। कह रहे हैं जिसपे बच्चों को गिरे तो उनको चोट न लगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। 5 साल से बच्चों के लिए हम 3 मीटर का बना देंगे, जिस फिसलन करे तो मैं समझता ना हूँ। तो आप इसे मान लो पी, कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, क्यू आर ए बी सी, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है तो समकोणी त्रिभुज दोनों, क्योंकि भाई समकोण त्रिभुज में ही लगता है हमारा क्या लगेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। चलो बच्चों, हमसे पूछा क्या इसमें, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। प्रत्येक स्थिति मतलब कह रहे दोनों स्थिति में, जब आपका 1.5 मीटर की लंबाई है और जब आपका 3 मीटर लंबाई है तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी है। क्या है, फिसलन पट्टी है। इस फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है हमसे, ये भी फिसलन पट्टी है, इसकी क्या पूछ रहा है हमसे, लंबाई पूछ रहा है। अब समकोण त्रिभुज अगर बच्चों बन गया तो फिसलन पट्टी कड़ का काम करेगी, ये भी कड़ का काम करेगी, ये आधार का काम करेगी, ये भी आधार का काम करेगी, ये लंब या ऊंचाई का काम करेगा, ये भी लंब या ऊंचाई का काम करेगा। हमसे ये पूछा है, दोनों को ये बता दो, ठीक है बच्चों। चलो अब हमें पता क्या है बच्चों, बताओ। हमें पता है लंब, पता है क्या बचा, लंब पता है, और हमें क्या पता है, ये कोण पता है। और ये पूछा है तो इसके संदर्भ में निकाल दो, लंब और कड़ के संदर्भ में निकालो तो साइन साइन थीटा लगा दो। अच्छा आप सोचो कि सर आप साइन थीटा क्यों लगा, साइन थीटा ही क्यों लगा रहे हैं बच्चों, लंब दिया है, कड़ पूछ रहा है, तो लंब और कड़ के अनुपात में हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, तो भाई साइन थीटा और लेना पड़ेगा। क्या होता है, लंब कितना आपका 1.5 मीटर, कड़ कितना आपका पता नहीं, नहीं पता तो हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो इसको, इसकी हाँ लंबाई पूछ रहे हैं, एल मान लो। साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2, 1.5 एल, एल निकालना, एल इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, 2 × 1.2, एल बराबर 15×2 = 30। एक जीरो जीरो के बाद कोई तो दशमलव के बाद जीरो लगाओ, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो एल बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 मीटर। तो ये कितना आ गया, 3 मीटर। कहने का मतलब जब हमारा 1.5 मीटर की पट्टी थी तो हमारा ढालू 3 मीटर का आ गया, ठीक है ना। ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस ले लो भैया, जब 3 मीटर का है तो इस पे लगा दो साइन, अब इस पे साइन 60 लगा दो, साइन 60 दे रखा, लंब कितना है 3, कड़ कितना हमको पता नहीं, इसको मान लो L2, इसको L1 मान लो, ठीक है ना, L2 मान लो। अब जो निकालना है इसको इधर देखो, साइन 60 का मान कितना हो चुका, तो √3/2 और 3 L2, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ हल कर देना है, ध्यान देना है, L2 इधर लो, इसको निकालना है, और 3×2 = 6 ये हो जाएगा, और √3 ही हो जाएगा। परमेकरण कर दोगे तो भैया √3 ऊपर चला जाएगा बच्चों, और √3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 और √3, ये 3 काट दो, कितना आ जाएगा 2√3। तो ये आपको क्या हो गया, L2 आ गया। कितना आ गया बच्चों, L2। तो बच्चों आपका L2 कितना आया, 2√3। मतलब इसके लिए कितनी लंबाई होगी, 2√3। पहले वाले के लिए कितनी होगी बच्चों, कहाँ गया पहला वाला, पहला वाला कहाँ गया, अरे कमाल है ये, पहले वाले के लिए कितने होगी 3 मीटर, और दूसरे वाले के लिए 2 मीटर, ठीक है ना, 2√3 मीटर, 3×2 = 6, 2√3 मीटर। पहले वाले के लिए कितना आएगा बच्चों, 3 मीटर। आई होप आपको समझ में आएगा। इसको लिख लो, थोड़ा पानी पी लेते हैं बच्चों, इसको लिख लो, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको आगे के सवाल अभी कितने, हाँ आपके इसमें है 3 सवाल बच्चे आपके हो गए, और बाकी कितने सवाल आपके, 16 सवाल, 16 सवाल है बच्चों। तो वो आपको हम आज आपको 5 सवाल बताएंगे, बाकी आपको कल बताएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों चौथा सवाल थोड़ा पढ़ लेते हैं, और चौथा सवाल, हाँ चौथा सवाल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है चलो। इसे हटा दे रहे हैं।
चलो चौथा सवाल हमसे कह रहे बच्चों कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे भूमि का एक बिंदु है। कह रहे हैं भूमि का एक यहाँ कोई बिंदु है, कोई मीनार है यहाँ पर, और मीनार के पाद से मतलब निचले हिस्से से 30 मीटर की दूरी पे, कितनी मीटर की दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पे ये हमारी मीनार है, ठीक है ना। और बड़ा बना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। लो भैया उन्नयन कोण पूछे तो भैया आपको नजर झुकाना है ही नहीं, सिर उठा के बात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। भाई साहब ने ये आपसे पूछ लिया कि मीनार की ऊंचाई बता दो, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे भैया हाँ, देखो अगर आप गर्भ के साथ ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण, नीचे झुक गए तो अवनमन कोण बन गया। देखो नाम से पता लग गया, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन आप गर्भ से देख रहे हो, उन्नयन एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब जो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। अच्छा डिप्रेशन में कैसे जाता है? उदास हो, उसका काम बिगड़ गया हो, या फिर उसका कुछ लॉस हो गया हो बिजनेस में, उसके साथ हानि हो रही है, तभी तो डिप्रेशन में जाएगा। तो डिप्रेशन हुआ इंसान हमेशा उदास और नीचे सिर करके रहता है, तो उससे अब अंदाजा लगा दो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब मतलब वो नीचे की देख रहा है, दुखी है, नीचे की कर रखा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को देखिए, ऊपर देखा तो अन्य, नीचे देखा तो अवनमन। चलो ऊंचाई पूछा है तो इन्हीं हमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, इन्हीं के संदर्भ में मान लो। अब आप ये सब मतलब मोस्टली आपका पूरा त्रिकोणमितीय एप्लीकेशन में सिर्फ दो ही तरह का अनुपात लगता है, एक tan का लगता है, एक साइन का लगता है, बस इनसे ज्यादा कोई लगता ही नहीं। देखो tan थीटा ले लो, tan थीटा कितना हो जाएगा? लंब बटे, ऐसे रखो, पहले डिटेल बता दे रहा हूँ। tan थीटा वाला क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। और थीटा कितना बच्चों? 30 अंश। लंब कितना बच्चों? आधार कितना बच्चों? 30 मीटर। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 h बटे 30। एच उसको उधर रखने भाई, जो हमें निकालना उसका ही तरफ 30 को उधर ले आना। 3 क्या करोगे? √3 का परिमेकरण कर दो, या हर का, इसको √3 का परिमेकरण या हर बोल दो, हर ही में तो है परिमेकरण करने पर, या बोल दो हर का परिमेकरण करने पर कर दो 30√3 और ये √3। ऐसा करते हैं कि नीचे से मतलब रूट से हटा दे चीजों को, ऊपर क्या आ जाएगा? 30√3 ये आ गया 10, 3 3 एक कम 3, 3 धम्मा 30, कितना आ गया? 10√3। तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई? 10√3, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों? 10√3। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक बच्चों। चलो इसे लिख लो बच्चों, आगे चलते हैं, इसे भी लिख लो, नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल क्या कह रहे बच्चों? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। जमीन से, अब पतंग आप हमेशा देखोगे पतंग तिरछा ही उड़ती है, ऐसे कुछ ऊपर कोई उड़ाएगा क्या? पतंग ऐसे तो उड़ती है, ऐसे साथ में उड़ाता है तो तिरछा ही उड़ेगी, ठीक है ना। तो नैनी कोड बनेगा ही बनेगा। जब तिरछा उड़ी तो आप ही बताओ, अगर आप पतंग उड़ाओगे तो आप नीचे से ऊपर देखो, ऐसे नीचे से उड़ाओगे नहीं, आप सिर ऊपर करके इसे ऊपर उड़ाओगे इस पतंग। तो जहां आपने सिर उठाया, देखा सिर उठाया तो उन्नयन, सिर झुकाया तो अवनमन, तो सीधा आपने पतंग उड़ा रहे हो तो उन्नयन कोड ही बनेगा, ठीक है ना। ये सब दैनिक दिनचर्या में आप धीरे धीरे यूज कर लोगे, समझ जाओगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में लगी एक डोरी को ऐसे, पतंग ऐसे उड़ रही है, ठीक है ना। अब भूमि से अगर देखा जाए तो भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर, ठीक है ना। और उसकी डोरी को, पतंग तो ऐसे उड़ रही है, एक अस्थायी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे एक जगह बांध दिया गया, किसी पोल में, खूटा में, ऐसे करके बांध दिया गया, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है ना, देखो कहने का मतलब
अब भूमि हमें 36 में तो चाहिए, भूमि के साथ ये जो डोरी का झुकाव है ना बच्चों 60 अंश का है। कितने का है? ये कोई पतंग है हमारी, ये उड़ रही है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई हमसे क्या पूछ रहा है? इस डोरी की लंबाई बता दो हमें बच्चों, ठीक है ना। कोई पतंग है तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। अब भैया किसी की ऊंचाई अगर नापोगे तो सीधा ही तो नापोगे, तो मतलब भूमि से 60 मीटर, जमीन से बात कर रहा है कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। मतलब यहाँ से जमीन के से कितने मीटर पे है? 60 मीटर के, उसमें हमारा क्या चल रही है? पतंग भाई साहब उड़ रहे हैं। और पतंग की डोरी यहाँ पर, यहाँ जो इंसान है ना यहाँ बैठा है, यहाँ से पतंग क्या कर रहे हैं? उड़ा रहा है ये भाई साहब। ये पतंग भाई साहब यहाँ से उड़ा रहे हैं, और ये उसके ऊपर देखेंगे भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पर एक पोल में रस्सी से बांध दिया पतंग को, टेम्परेरी रूप में, ठीक है बच्चों। तो कहने वाले भाई साहब ने रस्सी से टेम्परेरी रूप में इसको बांध दिया है और पतंग उड़ रही है। तो कह रहे पतंग ये भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। अब भूमि से इस पतंग की ऊंचाई कितनी? 60 मीटर है। तो अब तो कह रहा है इस जो डोरी है ना पतंग की, इसकी लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है डोर, हाँ या इसमें दिया कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं। कह रहा है कि आप ये मान लो कि डोरी पे कोई ढीला नहीं, तो जब डोरी टाइट होगी तो उसकी आप लेंथ निकाल सकते हो। अगर लूजपन हो ना, फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप लेंथ नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो कह रहे हैं उसकी डोरी की लंबाई बता दो, ये पूछ रहा है। आपको ये दे रखा है, तो ये हमारा कण होता है, ये आपका लंब होता है। इन्हीं के संदर्भ में मान लो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कण। थीटा कितना बच्चों? 60 अंश। लंब कितना बच्चों? 60। और कण कितना आपको? यही तो निकालना है हमें। कड़ी हमारी क्या हो गया? लंबाई हमने मानी, कड़ी तो हमने लंबाई मानी है। चलो निकाल लेते हैं। साइन 60 का मान कितना हो जाए बच्चों? √3/2। 60, यही लंबाई तो हमें निकालनी है। ये लंबाई है डोरी की, और जो निकालनी है उसको एक तरफ ले आओ। लंबाई डोरी की, पतंग की डोरी की, इसको यहाँ ले आए। 60 पे ऐसे रहने दो, इस दो नीचे में देखो बराबर में कुछ चीज लिखी होती है, नीचे वाली ऊपर जाएगी, ऊपर वाली कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और ये नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब क्या करोगे? हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण करने को कर दो। 60 × 2, √3 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 गुणते √3 यहाँ आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3। काट 3 एक कम से 3 दूनी 6, 2 दूनी 40, कितना आ जाएगा? 40√3। तो कहने का मतलब बच्चों ये जो आया ना, ये आपके पतंग की डोरी की क्या हो गई? लंबाई हो गई। कितनी हो गई? 40√3। तो पतंग की डोरी की लंबाई कितनी आप लिखोगे? पतंग की डोर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 40√3। कितनी हो जाएगी? 40√3। आई होप आपको समझ में आया होगा। कितनी होगी? 40√3। एक बार आप इसे फिर से देख लो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलो पतंग की लंबाई की रूट कितनी आएगी बच्चों? 40√3। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों इस चैप्टर में आपके हैं, हाँ दे रखे हैं 16 सवाल। कितने बच्चों? हाँ इसमें आपके दे रखे हैं 16 सवाल। बच्चों आज इस चैप्टर के आपके 5 सवाल हो गए हैं, ठीक है बच्चों। बाकी आपके कितने 11 सवाल और बाकी हैं। उन 11 सवालों का हम आपको कल कराएंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बच्चों। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए बच्चों राधे राधे, जय श्री कृष्ण।